Let us discuss energy stored in an inductor. Energy stored in an inductor. Now when AC is applied across the inductor, then current start growing through the inductor, due to which an EMF induces in the inductor. So against that EMF, the external agency has to do some work in maintaining the current through the inductor. Then that work done is stored in the form of energy, and that energy is called potential energy stored in inductor. In simple way, we can write it as the amount of work done by external agency in maintaining the current through an inductor against EMF induced in it. Now suppose at any instant I is the current through the inductor. Let I is equal to current at any instant. Then EMF will induced in the inductor, and external agency has to do some work against that induced EMF. Then rate of work done by the external agency is given by, then rate of work done by external agency dW upon dt is equal to E into I. It means where E is L into di upon dt. This is the induced EMF. जैसे ये इंडक्टर है, इसको अगर हमने किसी AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, व्हाट हैपन, इसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगी. हाउ मच EMF विल इंड्यूस? L इंटू डी आई अपॉन डी टी. तो इसके अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एजेंसी इसमें से करंट मेंटेन कर रही है, देन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी यानी रेट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मेंटेनिंग द करंट, दैट इज गिवन बाय dW upon dt is equal to E into I. Now substituting the value of E, we can write it as dW upon dt is equal to L into di upon dt into I, or we can write it as dW is equal to Li into di. Then total, this is the small work done, then total work done is given by W is equal to, by integrating it, then W is equal to integral of dW, you can write it as Li into di, or which is equal to L कांस्टेंट है, I स्क्वायर अपॉन 2, I की इंटीग्रेशन हो जाएगी I स्क्वायर बाई 2, देन W इज इक्वल टू I स्क्वायर Li स्क्वायर अपॉन 2. दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy. Then potential energy U is equal to half Li square. This is the energy stored in an inductor. Next is LC oscillations. LC oscillations. What is LCS oscillations? मान लीजिए हमारे पास ये सर्किट है,
ये एक इंडक्टर ले लिया और इसमें ये की लगा दी और यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ दिया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर C और ये इंडक्टर L। अब इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ एक की हमने और लगा दी इस तरह से। सपोज दिस इज की K एंड दिस इज की K1। अब जैसे ही हम की K को इंसर्ट करेंगे, व्हाट हैपन, द कैपेसिटर गेट चार्ज्ड। ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा। की K को इंसर्ट करने से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन की इज इंसर्टेड, व्हेन की K is inserted, the capacitor charged, capacitor get charged, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए लेट Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, लेट Q इज चार्ज एट एनी instant, then energy stored in the capacitor is, then energy stored in the capacitor will be how much, U is equal to Q square upon 2C। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, अब हमने की K को रिमूव कर दिया और इस की K1 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ रिमूव की K एंड इंसर्ट की K1। नाउ व्हाट हैपन, ये सर्किट हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ये मान लीजिए कैपेसिटर है और इसको हमने इंसर्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसमें ये आ गया इंडक्टर। ये इंडक्टर, तो ये इस फॉर्म में सर्किट बन गया। अब क्योंकि ये प्लेट इसकी पॉजिटिव है एक और दूसरी नेगेटिव है, तो इस कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही की K1 को इंसर्ट किया जाएगा, व्हाट हैपन, इस इंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस होगी और जो EMF इंड्यूस होगी इसमें से करंट ग्रो करेगा। मतलब जैसे ही की को इंसर्ट करेंगे K1 को, इस इंडक्टर में से करंट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट ग्रो करेगा तो इसके अंदर EMF इंड्यूस होगी। अगर EMF इंड्यूस होगी तो वो फर्दर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को अपोज करेगी। मतलब कैपेसिटर इस इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर की उसको अपोज करेगी और उसकी अपोजिशन के कारण क्या होगा, जो डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर की वो डिले होगी। इट विल टेक सम टाइम फॉर डिस्चार्जिंग थ्रू दिस इंडक्टर L। नाउ व्हाट हैपन, अभी तक जो एनर्जी है वो सारी की सारी, जब तक की को इंसर्ट नहीं किया है तो सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है। अगर इसको मैं एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से, तो सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है। ये कंप्लीटली फुली है और मैग्नेटिक इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर एनर्जी अभी तक कोई एनर्जी नहीं है। जैसे ही की को इंसर्ट किया, करंट ग्रो करना शुरू होगा, इसमें से EMF इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कुछ देर के बाद क्या होगा कि जैसे इसका
जैसे मान लो मैं दूसरी डायग्राम अगर बनाऊं तो ये आ गया कैपेसिटर, और ये आ गया इंडक्टर। अब ये कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो अगर क्लॉकवाइज यूँ चल रहा है करंट इस कॉइल में से, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो इसका मतलब ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो यहाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सेटअप हो जाएंगी लाइक दिस। ये अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल के अंदर एंटर करती हैं और नॉर्थ पोल के अंदर, नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं। इस तरह से बन जाएगा। मान लीजिए कुछ देर के बाद ये जो एनर्जी है इसकी कैपेसिटर की, ये हाफ हो जाती है। कहने का मतलब अब इसके अंदर इतनी एनर्जी रह गई, तो इसका मतलब ये बाकी सारी एनर्जी किस में गई, जो हाफ एनर्जी है वो किसके अंदर स्टोर हो गई, वो स्टोर हो गई इंडक्टर के अंदर लाइक दिस। ये यू ई और ये यू पी, ये इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर विल बी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर UB is equal to B for magnetic field because energy stored in the inductor is in the form of magnetic energy, that will be half Li square। अगर L इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है और I इसमें से करंट है तो हाफ Li स्क्वायर। ठीक है। नाउ अल्टीमेटली व्हाट हैपन, दिस कैपेसिटर गोज ऑन डिस्चार्जिंग और एक स्टेज के ऊपर आकर के ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, नाउ दिस कैपेसिटर गेट कम्प्लीटली डिस्चार्ज थ्रू दिस इंडक्टर। अगर इस इंडक्टर से कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा देन व्हाट हैपन, अब ये कैपेसिटर जो है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया तो सारी की सारी इसकी एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो इंडक्टर के अंदर चली जाएगी। तो इसकी एनर्जी किस तरह से बन जाएगी, अब कैपेसिटर की एनर्जी 0 और सारी की सारी एनर्जी किसके अंदर हो गई, इंडक्टर के अंदर। किस फॉर्म में, हाफ Li स्क्वायर मैग्नेटिक फॉर्म में। तो इसका मतलब अब कंप्लीटली किस तरह से बन जाएंगी ये फील्ड लाइंस इस तरह से आ जाएंगी लाइक दिस। ये इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट है ऊपर, तो इसका मतलब नीचे वाला नॉर्थ पोल और ऊपर वाला साउथ पोल बन जाएगा। अब ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू दिस इंडक्टर। इट मीन होल ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर। नाउ as soon as the capacitor completely discharges, the current through the inductor starts decreasing। अब अगर करंट डिक्रीज हो गया तो अब अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगी इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसके कारण क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुई, पहले अगर इधर इंड्यूस हुई तो अब इधर इंड्यूस होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें से करंट इधर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव प्लेट बनना शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और इसकी वजह से अब इसके अंदर जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से रह जाएंगी लाइक दिस। अब क्योंकि
एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, इसकी जो मैग्नेटिक फॉर्म वाली एनर्जी थी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, तो फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाएंगी हमारे पास, क्योंकि अब करंट डिक्रीज़ हो रहा है। करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब एनर्जी का अगर सिचुएशन देखी जाए, मान लीजिए कुछ इंस्टेंट के बाद जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अब सपोज जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये है यू ई, तो ये हाफ मान लीजिए हाफ चार्ज हो गई। कहने का मतलब अब इसके अंदर अभी तक इसके अंदर करंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये यू ई और यू बी भी कितनी बच गई, हाफ एनर्जी यू बी के अंदर बचेगी। सिमिलरली आफ्टर सम टाइम द करंट बिकम जीरो थ्रू दिस इंडक्टर, जैसे ही जीरो हो जाएगा इसमें से करंट, देन होल ऑफ इट्स मैग्नेटिक एनर्जी गेट ट्रांसफर टू कैपेसिटर, दैट इज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके बाद क्या सिचुएशन आ जाएगी मेरे पास, ये सिचुएशन आ जाएगी, मतलब ये कैपेसिटर है और ये आ गया हमारे पास इंडक्टर। अब इसकी ये नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और ऊपर वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव अपीयर हो जाएगी। पहले क्या थी, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी और नीचे वाली नेगेटिव थी। अब सारी की सारी एनर्जी जो है वो किस में अपीयर हो गई, कैपेसिटर के अंदर अपीयर हो जाएगी, लाइक दिस। इसके अंदर एनर्जी जीरो, यू बी की वैल्यू जीरो, और सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। अब जैसे ही कैपेसिटर ये फुली चार्ज हो जाएगा, यानी कि अब लोअर प्लेट जो है इसकी पॉजिटिव हो जाएगी और अपर प्लेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगेन कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू दिस इंडक्टर, लेकिन अब इधर से करंट फ्लो करेगा। कहने का मतलब ये बैटरी का रोल प्ले कर रहा है, तो ये इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर से करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये इस इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इसमें फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो अब सिचुएशन ये आ जाएगी हमारे पास, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, अब यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो जाएगा, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो जाएगा और यहाँ एंटी क्लॉक में, क्योंकि पहले ऊपर क्लॉकवाइज था तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज, जब इधर से करंट जा रहा था। अब करंट जा रहा है इधर से, अगर करंट इधर से जा रहा है तो पहले यहाँ से जा रहा था करंट इधर से यूँ, सॉरी, और अब करंट तो इधर से ही जा रहा था इसमें, लेकिन अब डिक्रीज हो रहा था। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में करंट इधर से जा रहा है यूं, लाइक दिस, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। ये अब साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, इस तरह से। अब अगर एनर्जी का देखा जाए तो इसका मतलब कुछ देर के बाद, पहले सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर में अपीयर हो रही थी, अब हाफ एनर्जी कैपेसिटर में आ जाएगी और हाफ एनर्जी किसके अंदर चली जाएगी, इंडक्टर के अंदर चली जाएगी, ये यू ई और ये यू बी। सिमिलरली आफ्टर सम टाइम दिस कैपेसिटर अगेन गेट कंप्लीटली डिस्चार्ज। अब ये जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में अपीयर हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी अपीयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर। तो ये फील्ड लाइंस दोबारा इस तरह से बन जाएंगी लाइक दिस। अब ये हो गया कंप्लीटली डिस्चार्ज, तो फील्ड लाइंस आ गई हमारे पास लाइक दिस। ये नॉर्थ पोल था ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ पोल, लाइक दिस। इस तरह से तो फील्ड लाइंस हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, यानी अब हमारे पास सारी की सारी एनर्जी किस में अपीयर हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी अपीयर हो जाएगी मैग्नेटिक फॉर्म में यू बी, और इसमें एनर्जी
जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, व्हाट हैपन, सारी की सारी इसकी एनर्जी किस में चली गई, वो चली जाएगी इंडक्टर के अंदर, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में। अब जैसे ही ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, इस कॉइल में से करंट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही करंट डिक्रीज करेगा तो इसके अंदर दोबारा ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन अब रिवर्स डायरेक्शन में होगी, पहले वाली की कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मेरे पास ये इस तरह से बन जाएगा। इसकी ये जो सिचुएशन है, अगर ये कैपेसिटर है मान लो, और ये आ गया इंडक्टर, नाउ व्हाट हैपन, अब क्योंकि इसमें रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, क्योंकि करंट अब इसमें से डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें से जो करंट था, ये जो करंट इधर से फ्लो कर गया, अब ये डिक्रीज करना शुरू हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, करंट ये डिक्रीज करना शुरू हो गया, तो इसके कारण इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कि अब नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव अपीयर हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, और ऊपर वाली पॉजिटिव हो जाएगी। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर, ये बनेगी लाइक दिस, इस तरह से। like this, these are the magnetic field lines through the inductor. now clearly अगर मैं एनर्जी की डायग्राम बनाता हूँ तो एनर्जी किस तरह से हो जाएगी, इसकी एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। अब सारी इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कुछ एनर्जी कैपेसिटर के अंदर चली जाएगी, मतलब ये, और इसके अंदर कितनी बच गई, कुछ स्टेज के बाद, कुछ देर के बाद हाफ एनर्जी इसके पास बच गई, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। एक स्टेज के बाद ये करंट जीरो हो जाएगा तो इसकी सारी एनर्जी जो है वो इसके अंदर चली जाएगी, दोबारा यही सिचुएशन आ जाएगी। तो इसका मतलब अब इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो दोबारा इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। तो ये जो एनर्जी है ये ऑसिलेट कर रही है कैपेसिटर टू इंडक्टर, कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो रही है, इंडक्टर से एनर्जी कैपेसिटर में जा रही है। तो इसका मतलब इसकी ऑसिलेशन हो रही है L टू C, दैट इज वाई सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड LC ऑसिलेशंस। मतलब ये एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, कहाँ से कहाँ तक, ये ऑसिलेट हो रही है कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड इंडक्टर टू कैपेसिटर, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड LC ऑसिलेशन। अब क्योंकि अगर कैपेसिटर और इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है तो किसी प्रकार की कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा तो इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी मेंटेन रहेगी, जितनी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी है उतनी ही इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और जो एनर्जी इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है वही इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर होती चली जाएगी, यानी कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, उसमें कोई लॉस एनर्जी का नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो एनर्जी का टाइम के साथ कैसा ग्राफ बन जाएगा, एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ आ जाएगा लाइक दिस। अगर मान लीजिए ये एनर्जी है, इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं एनर्जी लेता हूँ, इस एक्सिस के अलोंग टाइम लेता हूँ, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कब कांस्टेंट रहेगा, अगर इसका कैपेसिटर और इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर में जा रही है, इंडक्टर से एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड LC ऑसिलेशन। तो अगर ये इनका रेजिस्टेंस जीरो है, अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो इसका जो ऑसिलेशन है कैपेसिटर टू इंडक्टर दैट विल बी विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड लाइक दिस। ये हमेशा इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड इंडक्टर टू कैपेसिटर।
लेकिन ऐसी हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तो कुछ ना कुछ इनका रेजिस्टेंस होता है, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, और अगर एनर्जी लॉस होगा तो जितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है उतनी इंडक्टर के अंदर कभी नहीं होगी, उससे हमेशा कम रहेगी। तो ये जो ऑसिलेशंस रहेंगी ये इस तरह से बनेंगी, मतलब पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और फिर धीरे धीरे ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा लाइक दिस, एंड अल्टीमेटली इट विल डाई आउट। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा, इधर एनर्जी और इधर टाइम। सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, कंटिन्यूसली इसमें पावर का लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगी, इंडक्टर टू कैपेसिटर जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उस केस में एनर्जी लॉस होगा, एंड अल्टीमेटली सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, एंड सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब ये था हमारे पास एलसी सर्किट, ये एल और ये सी। अब क्योंकि जो एनर्जी है वो एल से सी में जा रही है और सी से एल में जा रही है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है। अब जैसे ही इसको कनेक्ट किया जाता है, की को जोड़ा जाता है, इसकी अगर मैं यहाँ की यूज़ करूँ, अगर की को कनेक्ट कर दिया जाता है तो कैपेसिटर इमीडिएटली डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और उसके कारण इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए किसी इंस्टेंट के ऊपर इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर क्यू चार्ज है और सी इसकी कैपेसिटी है, तो अल्टीमेटली इसके अंदर एल इंटू डी आई अपॉन डी टी ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगी जैसे करंट ग्रो करना शुरू करेगा। अगर ये इंड्यूस हो गई तो बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ वी कैन राइट इट एज क्लियरली, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट कैन बी रिटन एज क्यू बाई सी प्लस इसमें से कितनी, सॉरी, माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर किरचॉफ्स लॉ हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, इसके कैपेसिटर के अक्रॉस हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्यू बाई सी हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जो ई एम एफ इंड्यूस हो रही है वो एल इंटू डी आई अपॉन डी टी है। ठीक है। अब क्योंकि बट आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि जो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है इस केस में, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन सी प्लस एल इंटू डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है, डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसका मतलब ये बन जाएगा डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। या फिर डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस प्लस एल से डिवाइड कर लें तो Q अपॉन एल सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स पूरी इक्वेशन को, ये ज़ीरो था, सॉरी ये ज़ीरो था, तो इसका मतलब ये ज़ीरो था, तो इसका मतलब ये हो गया डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो ये दिस इज एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को
इक्वेशन नंबर 1 को इसके साथ कंपेयर करूं तो इसका मतलब Q जो है वो x का रोल प्ले कर रहा है, d2q अपॉन dt स्क्वायर, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। इट मीन फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2 we can write it as omega square is equal to 1 by LC, या फिर ओमेगा is equal to 1 by LC under root, but omega can be written as 2 pi nu, or you can write it as 2 pi nu is equal to 1 by LC under root, or nu is equal to 1 by 2 pi LC under root. This is the frequency of oscillations, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है।